51 देखते हैं। संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन से भारतीय राज्य के पंथ निरपेक्ष चरित्र को प्रदर्शित करते हैं? तो आपको बताना है इनमें से कौन कौन से प्रावधान हैं जो कि पंथ निरपेक्ष चरित्र को प्रदर्शित करते हैं, वो भी राज्य के संदर्भ में। पंथ निरपेक्ष से आशा है कि सभी धर्मों को समान सम्मान और रक्षा करना, और इसकी व्याख्या उद्देशिका से ही प्रारंभ हो जाती है, जिसे कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ऐड किया गया था, और साथ ही उसमें विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता को भी। तो मूल अधिकारों की सर्वप्रथम बात कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता, और अनुच्छेद 15 जो कि धर्म के आधार पर विभेद का निषेध करता है, अनुच्छेद 16 अवसर की समता, और इसी प्रकार अनुच्छेद 25 किसी भी धर्म का अंतःकरण करने की स्वतंत्रता, और आर्टिकल 26 प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय किसी भी अनुभाग को अपने धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता होगी। और उसके बाद 26 जिसमें कि करों का संदाय करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। 29 जिसमें कि भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। तो ये सारे पंथ निरपेक्ष चरित्र को प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद डीपीएसपी देखें तो एक समान सिविल संहिता, जिसकी बात करिए आर्टिकल 44, तो ये भी पंथ निरपेक्ष के चरित्र को प्रदर्शित करता है। उसके बाद मूल कर्तव्य की बात करें तो मूल कर्तव्य में 51 जो कहता है कि सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, और इस तीनों का सम्मान करें। यहाँ पर बात की गई है व्यक्ति विशेष के संदर्भ में कि सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना हो। यहाँ पे राज्य के संदर्भ में ऐसा नहीं कहा गया। तो मूल कर्तव्य राज्य के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष चरित्र को प्रदर्शित नहीं करते, ये व्यक्तिगत करते हैं। तो यहाँ पे हमारा मूल कर्तव्य अर्थात कि तीसरा यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, तो इसके अनुसार हमारा ए 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए। आगे देखते हैं 52 को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महान्यायवादी का पद भारत के संविधान द्वारा सृजित किया गया है। महान्यायवादी के निजी विधिक अभ्यास को निषिद्ध किया गया है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 76 जो कि महान्यायवादी को परिभाषित करता है, संदर्भित करता है, उसके निजी विधिक अभ्यास को वर्जित नहीं किया गया है। तो यहाँ पर जो कहा गया है कि निजी विधिक अभ्यास को निषिद्ध किया गया है, तो ये कथन हमारा क्या है यहाँ पर गलत है, अर्थात दो गलत हो जाएगा और तीसरा सही है, पहला सही। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा हमारा क्या सी, पहला और तीसरा। 53 देखते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह महिला और बाल विकास मंत्रालय के तहत एक गैर सांविधिक निकाय है। केवल कोई महिला ही राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हो सकती है। यह महिलाओं के एक वृहद निकाय को प्रभावित करने वाले मुद्दों से संबंधित आयोगों को वित्त पोषित कर सकता है। तो 53 में देखिए पहला जो कहता है कि इसकी स्थापना, तो स्थापना इसकी जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत की जाती है, और यह एक गैर सांविधिक नहीं बल्कि एक ये सांविधिक निकाय है, क्योंकि इसका जो गठन है वह एक अधिनियम के थ्रू हुआ है, तो ये सांविधिक निकाय होगा। केवल कोई महिला ही राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष हो सकती है, तो ऐसा कोई भी वर्णन इस अधिनियम में नहीं किया गया। हालांकि इसकी जो पहली अध्यक्ष थी जयंती पटनायक, और वर्तमान में जो रेखा शर्मा है, तो यहाँ तक जितनी भी अध्यक्ष हुए वो सारे महिलाएं हुए, लेकिन ऐसा कहीं भी एज इट इज यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है कि कोई महिला ही इसका अध्यक्ष बन सकती। और यह महिलाओं के एक वृहद निकाय को प्रभावित करने वाले मुद्दों से संबंधित अभियोगों को पोषित कर सकता है, तो ये कथन भी हमारा सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट और 3। तो यहाँ पे राइट आंसर है क्या, केवल 3, बी आंसर सही है। यहाँ पे पहला भी यहाँ पर गलत, दूसरा भी गलत। आगे देखते हैं 54 को। मूल अधिकारों से संबद्ध निम्नलिखित प्रावधानों में प्रयुक्त राज्य की परिभाषा में निम्नलिखित में से किन्हें सम्मिलित किया जा सकता है? सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, विद्युत बोर्ड और जिला योजना बोर्ड। तो यहाँ पे राज्य की परिभाषा जो कि अनुच्छेद 12 भाग 3 में वर्णित किया गया है, जिसे तो गैर वैधानिक या प्राधिकरण जैसे कि LIC, ONGC, सेल वगैरह, ये सारी चीजें ये राज्य की परिभाषा में सम्मिलित किए जाते हैं। तो 54 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। 55 भारत में संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था?
महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और एम.एन. रॉय। यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, हम क्लियर करते हैं चलिए इसको। भारत में संविधान सभा का जो विचार है सर्वप्रथम वो नॉर्थ रॉय या एम.एन. रॉय के द्वारा वर्ष 1934 में प्रस्तुत किया गया। उसके बाद वर्ष 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की आधिकारिक मांग बन गया ये, और 1940 में अगस्त प्रस्ताव के द्वारा इसे स्वीकार किया जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा, और कैबिनेट मिशन 1946 के तहत इसका गठन किया जाता है संविधान सभा का। और उद्देश्य प्रस्ताव जिसे जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है 13 दिसंबर 1946, और संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। उसके बाद देखते हैं 56, हाल ही में सुर्खियों में रहा साइटोकाइन स्टॉर्म संबंधित है। तो साइटोकाइन स्टॉर्म यह एक फ्लू टाइप का है, यह एक रोग है जो कि फेफड़े से संबंधित है, जिसमें कि सक्रिय प्रतिरक्षी फेफड़ों से सक्रिय प्रतिरक्षा कोशिकाओं की अत्यधिक वृद्धि से संबंधित होता है, प्रतिरक्षी कोशिकाओं की अत्यधिक वृद्धि से। तो यहाँ पर हमारा जो ए कथन है कि प्रतिरक्षा कोशिकाओं के अत्यधिक निर्माण, तो ये फेफड़ों में उपस्थित प्रतिरक्षी कोशिकाओं के अत्यधिक निर्माण से संबंधित है, राइट आंसर हो जाएगा ए। 57 देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली समस्त विधियां शून्य हो जाएंगी, ऐसा प्रावधान किया गया है आर्टिकल 13 में। दूसरे शब्दों में कहें तो यह एक न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत प्रस्तुत करता है, और जिसमें आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट को यह अधिकार प्रदान किया गया है रिट जारी करने का। तो संविधान संशोधन विधि नहीं है, संविधान संशोधन विधि नहीं है ऐसा अनुच्छेद 13 में वर्णित किया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती बनाम मामले में 1973 में निर्णय दिया कि संविधान संशोधन को हम इस बात पर चैलेंज कर सकते हैं अगर वह उल्लंघन करता है किसका, मूल अधिकारों का या मूल ढांचे का। तो यहां पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा 57 का वो होगा केवल एक। इसी में उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है, और अनुच्छेद 13 में जो कहा गया है कि न्यायिक पुनर्विलोकन से समस्त संवैधानिक संशोधन अधिनियमों से को उन्मुक्त प्रदान करता है। तो यहाँ पे कथन 2 हमारा गलत हो जाएगा, इसमें हम चैलेंज कर सकते हैं संविधान संशोधन को। तो राइट आंसर है 57 का क्या, केवल एक। आगे देखते हैं 58, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक संघ में संघीय और प्रांतीय सरकारों की शक्तियों को स्पष्ट रूप से सीमांकित किया जाता है। भारत में संघ और राज्य सरकारों को सभी परिस्थितियों में स्वयं से संबंधित विषयों पर अनन्य अधिकार प्राप्त हैं। स्थानीय सरकारी निकायों को शक्तियों के हस्तांतरण ने भारत में संघवाद की भावना को कमजोर किया है। संघीय ढांचा, ये आपके मेंस में और प्री में दोनों में आता है, संघीय ढांचे की बात की जाए, और न्यायिक पुनर्विलोकन और जनहित याचिका, तो ये सारे क्वेश्चन आपको मेंस के आंसर राइटिंग में भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो 58 का चलिए देखते हैं, संघीय विशेषता, जिसमें कि शक्तियों का विभाजन राष्ट्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकार में किया जाता है। तो भारत के संदर्भ में अगर देखें तो यहाँ पर द्विस्तरीय प्रणाली केंद्र सरकार और राज्य सरकार है। उसके बाद अगर देखें तो 74वां संविधान संशोधन और 73वां संविधान संशोधन, जो कि पंचायती राज 73 और नगर पालिका नगर पंचायत 74। तो यहाँ पे नगर पालिकाएं पंचायतों के रूप में संघवाद के एक तृतीय स्तर को शामिल किया गया है। तो इससे इसे मजबूती प्रदान होती है, ना कि यह इसे कमजोर करता है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा 58 का वो हो जाएगा क्या, केवल एक। अर्थात एक संघ में संघीय और प्रांतीय सरकारों की शक्तियों को स्पष्ट रूप से सीमांकित किया गया है, बिल्कुल सही है ये। और भारत में संघ और राज्यों को सभी परिस्थितियों में स्वयं से संबंधित विषयों पर अनन्य अधिकार। तो यहाँ पर देखिए आपातकाल में अनन्य अधिकार नहीं प्राप्त है, क्योंकि आपातकाल में सारी शक्तियाँ किसके पास पहुँच जाती हैं, केंद्र के पास। उसके बाद स्थानीय सरकारी निकायों को, इसकी व्याख्या हम कर चुके हैं अभी आपके साथ। तो इसका राइट आंसर 58 का क्या है, सी। 59, निम्नलिखित में से कौन सा
भारतीय संविधान द्वारा प्रत्याभूत मूल अधिकारों की विशेषता या विशेषताओं में सम्मिलित है। ये असीमित और अलंघनीय है। ये केवल राज्य की अनियंत्रित कार्रवाई के विरुद्ध उपलब्ध है। यह केवल उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो आर्टिकल 17, 23 और 24 जो कि निजी व्यक्तियों की कार्रवाइयों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है हमें। हालांकि जो यहाँ पे आर्टिकल 32 के तहत संसद के यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी न्यायालय को ऐसा करने हेतु या कहें कि उसे रिट जारी करने हेतु प्रावधान कर सकती है, लेकिन अभी तक इसका कोई यूज या कहें तो इसका कोई औचित्य यहाँ पर दिखाई नहीं दिया। तो इस आधार पर हम 59 में जो राइट आंसर हमारा बनेगा वो होगा केवल 3 कि ये केवल उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। ये कथन हमारा सही है। और ये असीमित और उल्लंघनीय है, ये तो बिल्कुल गलत है। और ये केवल राज्य की अनियंत्रित कार्रवाइयों के विरुद्ध, तो यह व्यक्तिगत निजी व्यक्तियों की कार्रवाइयों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। हमने बात ही करी है अनुच्छेद 17, 23 और 24 की। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या है? ए। उसके बाद देखते हैं 60। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज लिमिटेड भारत का प्रथम अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंज है। यह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की सहायक कंपनी। तो यहाँ पे पहला कथन तो सही है, लेकिन यह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की सहायक कंपनी ना होकर यह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की सहायक कंपनी के रूप में काम करती। तो कथन 2 हमारा क्या है? यहाँ पर सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ए। देखते हैं 61। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? मंगल मिशन और उससे संबंधित देश हैं। तियानवेन फर्स्ट, इनसाइट, मार्स एक्सप्रेस। तियानवेन ये तो बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड है। ये तो आपको बिल्कुल ही बनना चाहिए कि यह चीन के द्वारा हाल ही में मंगल की सतह पर उतरने वाला प्रथम मंगल मिशन चीन का है, जिसे नाम दिया गया था तियानवेन फर्स्ट। और यह इसके बाद ये चीन, यूएसएसआर और यूएसए के बाद तीसरा ऐसा देश बन गया था जिसने मंगल पर सफल लैंडिंग करी है। और नवीनतम मंगल अभियान की बात करें तो अमेरिका का कौन सा? इनसाइट है, जो कि 2018 में प्रक्षेपित किया गया था। और मार्स एक्सप्रेस यूरोपीय स्पेस एजेंसी का है। ये भारत और यूरोपीय स्पेस एजेंसी अपने अंतरिक्ष यान को मंगल की कक्षा में स्थापित करने में सक्षम हो गए। और बात करें कि भारत के मंगलयान मिशन की, तो उसका नाम मंगलयान ही है। और ईएसए का ये मार्स एक्सप्रेस वे, जिसमें कि लैंडर रोवर जो कि लैंडिंग करते वक्त हुआ ये था कि इसका जो संपर्क है, जैसे कि हमारे चंद्रयान मिशन के साथ हुआ था, तो ऐसी ही घटना हुई थी इसके मार्स एक्सप्रेसवे की साथ। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है 61 का, वो हो जाएगा क्या? सी। अर्थात केवल 2 और 3 यहाँ पर सही सुमेलित है और तियानवेन फर्स्ट यहाँ पर चाइना का है। उसके बाद देखते हैं 62। भारतीय संविधान द्वारा एक अभियुक्त एक दंडिक अपराध को निम्नलिखित में से कौन से अधिकारों की गारंटी प्रदान की गई? तो किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। कोई भी दंडिक विधि किसी ऐसे कार्य को जो उक्त विधि के लागू होने से पूर्व किया गया हो अपराध घोषित नहीं कर सकती। तो यहाँ पर देखिए 62, जिसमें कि आर्टिकल 20 क्या कहता है? चाहे वह विदेशी हो या देशी, या कोई भी विधिक व्यक्ति अर्थात कि किसी कंपनी का कोई मालिक है, को मनमाने और अत्यधिक दंड से संरक्षण प्रदान करता है। आर्टिकल 20। तो यहाँ पे हमारा 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, तीनों सही है यहाँ पर। तो 1, 2, 3 हमारे तीनों सही हैं। राइट आंसर इसका डी। निम्नलिखित में से कौन से राज्य पूर्व में केंद्र शासित प्रदेश था? हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, हरियाणा, त्रिपुरा। हिमाचल प्रदेश और हरियाणा की बात करते हैं। तो हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश वर्ष 1966 में पंजाब राज्य को विभाजित करके भारतीय संघ के 17वें राज्य के रूप में हरियाणा और संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़ का गठन किया गया, जिसमें कि सहायक आयोग की अध्यक्षता में जो कमेटी का गठन किया जाता है उसकी सिफारिश पे पंजाब भाषी जो क्षेत्र है उसे पंजाब और हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा। तो हरियाणा को प्रथमतः राज्य का ही दर्जा दिया जाता है। तो हरियाणा यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे
ये राज्य का दर्जा, तो ये यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश को जो पंजाब के जो पर्वतीय क्षेत्र है जो कि हिमालय से संबंधित था, उसे हिमाचल प्रदेश के नाम से गठित किया गया था, जिसे 1971 में हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया जाता है। यह हमारा 18वां राज्य बनता है। तो हिमाचल प्रदेश ये पूर्व में केंद्र शासित प्रदेश था और वर्तमान में यह एक राज्य है। हरियाणा पूर्व में भी राज्य था और वर्तमान में भी राज्य। बात कर लेते हैं मणिपुर त्रिपुरा की। तो मणिपुर त्रिपुरा और मेघालय वर्ष 1972 में इनमें परिवर्तन करके इन्हें केंद्र शासित प्रदेश मणिपुर और त्रिपुरा तथा उपराज्य मेघालय को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। और इसके साथ ही 2 केंद्र शासित प्रदेश मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को अस्तित्व में लाया गया। इसके बाद संघ में राज्यों की संख्या कितनी हो गई? 21। मणिपुर को 1991, त्रिपुरा को 20वां और मेघालय को 21वां राज्य। तो यहाँ पे हमारा मणिपुर त्रिपुरा ये सारे प्रथमतः क्या थे? केंद्र शासित प्रदेश, और वर्तमान में क्या है? इन्हें राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। हिमाचल प्रदेश भी ऐसा ही था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? 1, 2 और 4। तो इसका राइट आंसर है क्या? डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों को निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर प्रदान करना, सामान्य न्याय को बढ़ावा देना और निर्धनों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना, आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानताओं को कम करना, देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करना। आपको इनमें से बताना है कौन से कथन असत्य है या सत्य है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उपयुक्त में से कौन सा प्रावधान अंतः स्थापित किया गया था? आपको बताना है। तो यहाँ पे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल सूची में 4 नए निर्देशक तत्व अंतः स्थापित किए गए थे। इसके तहत पहला था क्या था? बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं प्रदान करना, जो कि आर्टिकल 39 भी कहता है। समान न्याय को बढ़ावा देना और निर्धनों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना, आर्टिकल 39A। उद्योगों में कर्मकारों की भागीदारी को सुनिश्चित करना, आर्टिकल 43A। और पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन, आर्टिकल 48A। यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 2 और 4। यहाँ पे तीसरा नहीं। आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को कम करना, ये प्रथमता ही स्थापित था। तो 1, 2 और 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। बल्कि यहाँ पे अगर आय प्रतिष्ठा की जगह अगर यह उद्योगों में कर्मकारों की भागीदारी अगर यहाँ पे करता तो हमारे चारों ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं 65। संसद में प्रयुक्त बहुमत के प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। साधारण बहुमत, पूर्ण बहुमत और विशेष बहुमत। संविधान संशोधन, भारत में संविधान का संशोधन 3 प्रकार से होता है। एक साधारण बहुमत, उसके बाद पूर्ण बहुमत और एक विशेष बहुमत जिसमें कि राज्यों को भी शामिल किया जाता है। तो साधारण बहुमत में प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत को संदर्भित किया जाता है। पूर्ण बहुमत में क्या होता है? इसमें सदन के कुल सदस्यों के आधे से अधिक सदस्यों के बहुमत से, चाहे वो उपस्थित हों या ना हों, अनुच्छेद 67B के अनुसार उपसभापति, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया और जिससे लोकसभा सहमत है। तो यहाँ पे पूर्ण बहुमत में क्या आ जाएगा हमारा? राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को हटाने के संकल्प हेतु। बात कर लेते हैं विशेष बहुमत की। तो सदन की कुल सदस्यता जिसमें रिक्तियां और अनुपस्थितियां भी शामिल हैं के बहुमत तथा सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों की बहुमत को यहाँ पे संदर्भित किया जाता है। और इस रीति से राष्ट्रपति का निर्वाचन और इसकी प्रक्रिया, संघ और राज्य कार्यकारिणी की शक्तियों का विस्तार, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व आदि। तो यहाँ पर विशेष बहुमत, राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन ये किया जाता है साधारण बहुमत के तहत।
किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन या नए राज्य का प्रवेश या नए राज्य का गठन, ये सारी चीजें काम होती किससे? साधारण बहुमत से। पूर्ण बहुमत हमने देख लिया, राज्यसभा में उपराष्ट्रपति। विशेष बहुमत हमने देख लिया, राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन। आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर 1, 2 और 3 तीनों सही नहीं है, क्योंकि पहले का होना चाहिए क्या? सी, पूर्ण बहुमत। इसमें होना चाहिए राज्यसभा में उपराष्ट्रपति, और विशेष बहुमत उच्चतम न्यायालय में न्यायालय के क्षेत्र में विस्तार हेतु। और उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र में विस्तार, ये भी साधारण बहुमत का ही एग्जाम्पल है। तो विशेष बहुमत का यहाँ पे कोई भी नहीं। तो हमारे तीनों कथन यहाँ पर क्या हो जाएंगे? गलत। आगे देखते हैं 66, प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष अर्थात पीएम केयर फंड। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री पीएम केयर फंड के पदेन अध्यक्ष हैं। सूचना का अधिकार आरटीआई के तहत मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा फंड को सार्वजनिक प्राधिकरण घोषित किया गया है। पीएम केयर फंड में किए गए दान को कंपनी अधिनियम 2013 के तहत निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में माना जाएगा। आपको बताना है कौन से कथन यहाँ पर सही है और कौन से गलत। तो यहाँ पे तीनों ये पहला कथन और दूसरा कथन ये दोनों सही हैं। पीएम नागरिक सहायता और राहत कोष, सूचना का अधिकार आरटीआई के तहत मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा फंड को सार्वजनिक प्राधिकरण घोषित किया गया। ये कथन हमारे यहाँ पे गलत है, और इसी कथन के चलते अभी हाल ही में न्यूज़ में ये विवादित भी रहा है कि अगर पीएम केयर फंड्स एक गवर्नमेंट बॉडी है तो उसको आरटीआई के तहत मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा फंड को सार्वजनिक प्राधिकरण घोषित किया जाना अनिवार्य है। तो इसी को लेकर अभी यहाँ पर विवाद भी यहाँ पे उत्पन्न हुआ था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा, डी। वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत गठित एक संवैधानिक निकाय है। संविधान आयोग के सदस्यों की योग्यता को निर्दिष्ट करता है। करों के शुद्ध आगामों को निर्धारित करने हेतु वित्त आयोग अंतिम प्राधिकरण है। आपको बताना है इनमें से कौन सा राइट कथन है। तो यहाँ पर यह संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत गठित एक संवैधानिक निकाय है। यह कथन हमारा यहाँ पे बिल्कुल सत्य है। उसके बाद संविधान आयोग के सदस्यों की योग्यताओं को निर्दिष्ट करता है। ये कथन यहाँ पर गलत है। संविधान में आयोग के सदस्यों की योग्यताओं से संबंधित कोई भी प्रावधान नहीं है। करों के शुद्ध आगामों को निर्धारित हेतु वित्त आयोग अंतिम प्राधिकरण है। तो यहाँ पे देखिए कथन 2 और कथन 3 यहाँ पे दोनों ये गलत हैं। कथन 1 ही यहाँ पर क्या है? सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 67 का क्या है राइट आंसर हमारा? ए। आगे देखते हैं 68। यह कहता है इंटरनेशनल काउंसिल फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह विश्व भर में पुरातात्विक विरासत के संरक्षण हेतु वैज्ञानिक तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक वैश्विक अंतर सरकारी संगठन है। यह विश्व धरोहर सम्मेलन के कार्यान्वयन के लिए विशेष रूप से सांस्कृतिक विरासत हेतु यूनेस्को का एक सलाहकारी निकाय है। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दूसरा और तीसरा, अर्थात कथन यहाँ पे 2, यह विश्व धरोहर सम्मेलन के कार्यान्वयन के लिए विशेष रूप से यूनेस्को सांस्कृतिक विरासत हेतु यूनेस्को का एक सलाहकारी निकाय है। बिल्कुल सही है। और इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में। तो ये दोनों कथन हमारे सही हैं। कथन 1 हमारा गलत। इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? 68 का ए। आगे देखते हैं 69 को। भारत के संविधान की उद्देशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उद्देशिका संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। उद्देश्य में अब तक केवल 2 बार संशोधन किया गया। बेरूबाड़ी विवाद 1960 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि उद्देशिका संविधान का एक भाग है। तो उद्देशिका में अब तक केवल 1 बार संशोधन हुआ है। यहाँ पे 2 बार कहा गया है, तो ये कथन हमारा क्या हो जाएगा? गलत। उद्देशिका में संशोधन कब किया गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 में, जिसमें कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को संकलित किया गया था। उसके बाद बेरूबाड़ी संघवाद 1960 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि उद्देशिका संविधान का एक भाग है। तो ये कथन यहाँ पर गलत है।
इस वाद में निर्णय दिया गया था कि संविधान उद्देश्य का संविधान का भाग नहीं है। उसके बाद केशवानंद भारतीवाद जो कि 1973 में आता है, इसमें निर्णय दिया जाता है कि उद्देश्य का संविधान का क्या है, भाग है। और इसी के बाद 1976 में 42वें संविधान संशोधन होता है। तो यहाँ पे कथन 2 कथन 3 दोनों गलत हैं हमारे। तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ए। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत प्रदत्त समता के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य सामाजिक समानता स्थापित करना। यह संसद और राज्य विधानमंडल में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान करता है। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन हमारा सही है और कौन सा गलत। तो समता का अधिकार जो कि 14 से लेके आर्टिकल 14 से 18 के बीच में इसको वर्णित किया गया है, जिसमें आर्टिकल 14 क्या कहता है, विधि के समक्ष क्षमता या विधि का समान संरक्षण। आर्टिकल 15 कहता है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद। आर्टिकल 16 कहता है विभेद क्या, निषेध होगा आर्टिकल 15 में। 16 कहता है कि अवसरों की समानता होगी, उसमें किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, मूल, वंश के आधार पर या निवास के आधार पर उसे अपात्र नहीं घोषित किया जाएगा। 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत करता है। और 18 उपाधियों का अंत करता है। तो इसका उद्देश्य सामाजिक समानता स्थापित करना, बिल्कुल सही है, सामाजिक समानता स्थापित करना इसका उद्देश्य है। इसके बाद यह संसद और राज्य विधानमंडल में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान करता है, बिल्कुल गलत है। जो विशेष प्रावधान है वो यहाँ पर करते हैं, लेकिन समता के अधिकार के संदर्भ में यह कथन हमारा क्या हो जाता है, गलत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 70 का, वो हो जाएगा क्या, एक, केवल एक। आर्टिकल 334 जो कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण संबंधी तथा लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में नाम निर्देशन द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधि संबंधी संवैधानिक प्रावधान उपबंधित करता है। और जैसा कि आंग्ल भारतीय समुदाय का आरक्षण जो भी था अभी इस समय समाप्त कर दिया गया है। तो आर्टिकल 334 आपको याद रखना है। तो कथन 2 हमारा इसी कारण से हमारा यहाँ पे गलत है। आगे देखते हैं 71, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही हैं। तो यदि संसद का सत्र न चल रहा हो तो राष्ट्रपति राजसूची के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है, बिल्कुल सही है, जारी कर सकता है। निर्देश देने की संघ की कार्यपालिका शक्ति का राज्य पर विस्तार हो जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति संघ से राज्य को वित्त के हस्तांतरण को समाप्त कर सकता है। तो राष्ट्रपति संघ से राज्य को वित्त के हस्तांतरण को कम या समाप्त करने की शक्ति उसके पास होती। आपातकाल की बात करें तो इसे आप नोट कर सकते हैं। आपातकाल का जैसे भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप ये लाइन लिख सकते हैं कि आपातकाल की उद्घोषणा के राजनीतिक तंत्र पर तीक्ष्ण तथा दूरगामी प्रभाव होते हैं। और आपातकाल को समझने के लिए हम कार्यपालिका, विधायिका और वित्तीय, इनमें क्या क्या परिवर्तन होता है इसको समझते हैं। तो कार्यपालिका में आप लिख सकते हैं कि केंद्र को किसी राज्य को किसी भी विषय पर कार्यकारी निर्देश देने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, यद्यपि उन्हें निलंबित करने की शक्ति नहीं होती संसद के पास, वो निलंबित नहीं कर सकती या नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे निर्देश देने की शक्ति संघ के पास आ जाती, केंद्र के पास। विधायिका में क्या चेंजेस आते हैं, तो केंद्र को राजसूची में प्रकटित विषयों पर कानून निर्माण की शक्ति प्रदान कर दी जाती है। जितने भी विषय हैं, समवर्ती सूची के विषय, राजसूची के सारे विषयों पर कौन बनाएगा, फिर विधि केंद्र ही बनाएगी। वित्तीय में क्या होता है, वित्तीय संबंधी राष्ट्रपति केंद्र से राज्यों को वित्त के हस्तांतरण को कम अथवा समाप्त करने की शक्ति प्राप्त करता है या प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पे कथन 1, 2 और 3 तीनों हमारे सही हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका कौन सा, डी। 72 देखते हैं, विश्व भर के विभिन्न शहरों में यातायात संकुलन के मापन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा संगठन एक सूचकांक प्रकाशित करता है।
तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो है एम्स्टर्डम स्थित कंपनी टॉम टॉम। तो इसका राइट आंसर है कौन सा, सी, द्वारा प्रकाशित यातायात सूचकांक, जिसमें कि मुंबई को लगातार 2 वर्ष तक विश्व में सर्वाधिक यातायात संकुलन वाले शहर के रूप में स्थान प्राप्त हुआ था और दिल्ली को चौथा स्थान। ये सूचकांक हम 2018 की बात कर रहे हैं। आगे देखते हैं 72 का 73। मूल कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल कर्तव्य संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। इन्हें संसद द्वारा निर्मित विधि से लागू किया जा सकता है। संविधान में अंतः स्थापित किए जाने के पश्चात मूल कर्तव्यों को केवल एक बार संशोधित किया गया है। तो 1976, जिसमें कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के परामर्श पर 8 मूल अधिकारों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा यूएसएसआर के संविधान से प्रेरित होकर इसे लिया जाता है। तो कथन एक क्या है हमारा यहाँ पे, गलत, जहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका की बात की गई, ये गलत हो गया। अब एक सिर्फ सी में, तो ये तो गलत। अब आगे देखते हैं, इन्हें संसद द्वारा निर्मित विधि से लागू किया जा सकता है। तो ये विधि द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं, बिल्कुल सही है, संसद के द्वारा इन्हें लागू किया जा सकता है। अगर कहीं पर संसद को लगता है कि किसी भी मूल कर्तव्य के पूर्ण न होने पर या असफल होने पर उसे उचित दंड या सजा का प्रावधान करने की भी शक्ति संसद को यहाँ पर प्रदान की गई है। उसके बाद संविधान में अंतः स्थापित किए जाने के पश्चात मूल कर्तव्यों को केवल एक बार संशोधित किया गया, बिल्कुल सही है, 86वां संविधान संशोधन 2002। तो कथन तीसरा भी हमारा क्या है, सही। तो दूसरा और तीसरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। हाल ही में विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कैल्शियम पेट कोक के आयात हेतु कोटा आवंटन की प्रक्रिया को अधिसूचित किया है। इस संदर्भ में पेट कोक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कोयले के दहन के पश्चात प्राप्त कार्बन समृद्ध ठोस पदार्थ है। यह पारंपरिक कोयले की तुलना में अधिक पर्यावरण अनुकूल तथा अपेक्षाकृत कम प्रदूषणकारी। तो पेट कोक कच्चे तेलों के परिष्करण और अन्य पेट्रोलियम क्रैकिंग प्रक्रियाओं द्वारा प्राप्त एक उपोत्पाद है, इसलिए कथन एक हमारा क्या है यहाँ पे, गलत है। यह पेट्रोलियम कोक कच्चे तेल के द्वारा बनाया गया है। और यहाँ पे जो प्रदूषण की बात करी गई है अपेक्षाकृत कम प्रदूषणकारी है, तो ये कथन भी हमारा यहाँ पे क्या है, गलत। 74 का जो राइट आंसर है हमारा वो है डी, ना तो एक सही है और ना ही 2। आगे देखते हैं 75। राज्यों के वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वतंत्रता के पश्चात सभी राज्यों की 4 समूहों में सभी राज्यों को 4 समूहों में वर्गीकृत किया गया था। समूहों में वर्गीकरण की व्यवस्था को फजल अली आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर समाप्त कर दिया गया था। आपको बताना है कौन सा कथन यहाँ पर सही है और कौन सा गलत। तो वर्ष 1950 में संविधान में भारतीय संघ के राज्यों को 4 समूहों में वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें जो पहला समूह होता है जिसमें कि ब्रिटिश भारत के गवर्नर शासित 9 प्रांत शामिल होते हैं। समूह 2 में क्या होता है, इसमें 9 रियासतें सम्मिलित होती हैं जिनमें विधानमंडल गठित किए जाते हैं। समूह 3 की बात करें, सी की, जिसमें कि ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त द्वारा शासित प्रांत और कुछ पूर्ववर्ती रियासतें समाविष्ट होती हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं डी की, जिसमें केवल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को शामिल किया जाता है। अतः कथन एक हमारा क्या है यहाँ पर सही है। उसके बाद कथन 2 देखते हैं। फजल अली आयोग द्वारा मूल संविधान के अंतर्गत 4 समूहों में किए गए इस वर्गीकरण को समाप्त करने और 16 राज्यों एवं 3 केंद्र शासित प्रदेशों का सृजन करने की अनुशंसा की गई थी। तो यहाँ पे कथन 2 भी हमारा क्या है यहाँ पर सही है। तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। 76 देखते हैं। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय है। प्रधानमंत्री केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का प्रदेन अध्यक्ष होता है और प्राधिकरण को भारत में चिड़ियाघरों को मान्यता प्रदान करने या उनकी मान्यता वापस लेने का अधिकार होता है।
तो जलवायु परिवर्तन या पर्यावरण मंत्री इसका यहाँ पर अध्यक्ष होता है। तो प्रधानमंत्री को जो पदेन अध्यक्ष की बात की गई, ये कथन हमारा दूसरा यहाँ पर गलत हो जाएगा। कथन एक यहाँ पर क्या है कि इसका जो निर्माण है, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का गठन केंद्र सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत किया गया है। तो यह एक सांविधिक निकाय है, बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला हमारा क्या है, सही। उसके बाद तीसरा देखते हैं, प्राधिकरण को भारत में चिड़ियाघरों को मान्यता प्रदान करने और उन्हें समाप्त करने की स्वतंत्रता है। तो ये कथन भी हमारा क्या है, यहाँ पर सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3, अर्थात बी। 76 का बी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं 77, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC द्वारा निम्नलिखित में से किन मामलों पर विचार किया जा सकता है? हाथ से मैला ढोने वालों से संबंधित मामले, विमुक्त और घुमंतु जनजाति की समस्याओं से संबंधित मामले, स्वास्थ्य के अधिकार से संबंधित मामले। तो ये तीनों मामले NHRC के अंतर्गत विचार मतलब इनकी सुनवाई NHRC के अंतर्गत की जा सकती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, 1, 2 और 3, मतलब कि तीनों सही। और यहाँ पे बात कर लेते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की। तो इसका गठन किया जाता है राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत। आगे देखते हैं 78, निम्नलिखित में से किसके लिए संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है? राष्ट्रपति का निर्वाचन और इसकी प्रक्रिया, नए राज्यों का प्रवेश या गठन, संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व में परिवर्तन। तो नए राज्यों का प्रवेश या गठन, ये कथन तो हमारा बिल्कुल गलत है यहाँ पर। तो दूसरा, जहां जहां भी दूसरा है वो तो गलत, मतलब कि ए भी गलत, बी भी गलत, डी भी गलत। सी इज द राइट आंसर। आइए इसके बारे में जानते हैं। साधारण बहुमत से जो संशोधन किए जाते हैं, जैसा कि हमने पहले चर्चा की जा चुकी कि नए राज्यों का प्रवेश या गठन, संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते, ये सारे काम साधारण बहुमत के अंतर्गत आते। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, विशेष बहुमत की जब बात करें तो यहाँ पर 368 आर्टिकल का यूज किया जाता है, जिसमें कि मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व वगैरह ये सारी चीजें इसमें आती हैं। उसके बाद विशेष प्लस आधे से अधिक राज्यों का, जो कि 368 का खंड 2, 368 के खंड 2 के अंतर्गत इसकी व्याख्या की जाती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3 सही है, बल्कि दूसरा यहाँ पर क्या है, गलत है। आगे देखते हैं 79, सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत किया गया है? मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार, या 11वीं अनुसूची। तो इसका प्रावधान किया जाता है 86वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, कब, 2002 में, जिसमें कि आर्टिकल 43 की विषय वस्तु को परिवर्तन किया जाता है और प्राथमिक शिक्षा को आर्टिकल 21 के तहत मूल अधिकार प्रदान किया जाता है। तो 79 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, बी, अर्थात कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिनका वर्णन हमें भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक मिलता है। निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान मूल कर्तव्यों में वर्णित किए गए? प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन, राष्ट्रीय महत्व के घोषित संस्मारकों की सुरक्षा, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखना, समरसता और भ्रातृत्व की भावना को बढ़ावा रखना। तो यहाँ पे राष्ट्रीय महत्व के घोषित संस्मारकों की सुरक्षा, इसका वर्णन किया जाता है नीति निर्देशक तत्वों में, जिसमें कि हम बात करते हैं किसकी, आर्टिकल 49 की। तो ये कथन हमारा दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर गलत, क्योंकि ये नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है 49। तो राइट आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4। बाकी हमारे तीनों कथन यहाँ पर सही हैं, 1, 3 और 4, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा 80 का क्या, सी। आगे देखते हैं 81, डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा निम्नलिखित में से किसी संविधान का हृदय और आत्मा, जाहिर सी बात है आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार,
81 का डी। निम्नलिखित में से कौन भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए पात्र है? भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर या किसी अन्य देश में साधारणतः निवास कर रहा है। वह व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया हो और 2 वर्ष से भारत में साधारणतः निवास कर रहा हो। पूर्ण आयु और क्षमता का कोई व्यक्ति जो पूर्व में भारत का नागरिक था और 12 माह से भारत में साधारणतः निवास कर रहा है। तो यहाँ पे नागरिकता की बात करें तो 1955 का नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है उसके तहत केंद्र सरकार के द्वारा व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान की जाती है। तो नागरिकता प्रदान करने के लिए जो प्रमुख प्रावधान है उनकी हम बात करते हैं। तो भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारतीय नागरिकता प्राप्ति के लिए आवेदन करने से ठीक पूर्व 7 वर्ष भारत में साधारणतः रह चुका हो, उसे नागरिकता प्रदान की जा सकती। भारतीय मूल का व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर या किसी अन्य देश में साधारणतः निवास कर रहा है, उसे हम प्रदान कर सकते हैं। उसके बाद वह व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया हो और वह पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पूर्व 7 वर्ष से भारत में साधारणतः निवास कर रहा हो। यहाँ पे 2 वर्ष की बात की गई, अतः कथन हमारा 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो कथन 2 जहां जहां है वो तो गलत, मतलब कि बी भी गलत और डी भी गलत। तीसरे को देखते हैं, आयु पूर्ण और क्षमता का। तो पूर्ण आयु और क्षमता का कोई व्यक्ति जिसके माता पिता भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हैं, उसे मिल सकती है, या उसके माता पिता में से कोई स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो और पंजीकृत का इस प्रकार आवेदन करने के ठीक पूर्व 12 माह से भारत में साधारणतः निवास कर रहा हो। तो यहाँ पे कथन जो कहा गया है कि 12 माह से भारत में साधारणतः निवास कर रहा हो, तो ये कथन भी हमारा क्या है, सही है। तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, सी, 1 और 3। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के तहत प्रत्याभूत अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारा सही नहीं है? इसमें किसी भी धर्म का पालन न करने का अधिकार शामिल है। स्वतंत्र है आदमी, किसी का भी धर्म का पालन कर सकता है या नहीं कर सकता। यह लोक स्वास्थ्य, सदाचार और स्वास्थ्य की रक्षा हेतु आरोपित सीमाओं के अधीन है। इसके तहत लोगों को धर्मांतरण हेतु सहमत करना भी शामिल है। यह धार्मिक मामलों में सरकारी हस्तक्षेप से पूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है। तो यहाँ पे कथन डी जो कि कह रहा है कि पूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है। तो सरकार द्वारा सामाजिक बुराइयों को पूर्णतः समाप्त करने के लिए धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकने के कई उदाहरण हमको मिलते हैं, जैसे कि सती प्रथा का उन्मूलन, बहुविवाह, मानव बलि जैसी प्रथाओं को प्रतिबंधित करना, 3 तलाक। तो ये सारे कुछ प्रावधान हैं। तो इनके माध्यम से जो हमारा कथन डी है ये क्या हो जाता है, गलत, क्योंकि यहाँ पे पूर्ण सुरक्षा प्रदान करना ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। युक्ति वहाँ पे प्रतिबंध भी लगाए गए हैं या उन पे संशोधन किया जा सकता है जो कि सामाजिक बुराइयों के रूप में व्याप्त है। आगे देखते हैं 84 को, संविधान की बात यहाँ पर की गई है। जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा की निम्नलिखित में से किस समितियों के अध्यक्ष थे? तो मुख्यतः कितनी समितियों का गठन किया जाता है? 8 बड़ी समितियों का गठन किया जाता है और कुछ छोटी समितियां, जिसमें से संघ शक्ति समिति, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष होते हैं। संघीय संविधान समिति, जिसमें जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष होते हैं। प्रांतीय संविधान समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति, डॉक्टर BR अम्बेडकर। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यकों से संबंधित समिति, सरदार पटेल। प्रक्रिया नियम समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और राज्यों के लिए समिति, राज्यों से समझौता करने वाली, जवाहरलाल नेहरू। और संचालन समिति, संघ संचालन समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 84 का कौन सा, 1, 2 और 3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। केंद्रीय सतर्कता आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे संसद के एक अधिनियम द्वारा वर्ष 2005 में स्थापित किया गया। ये कथन यहाँ पर गलत है, क्योंकि इसका जो गठन है वो किया गया था कब, 1964 में केंद्र सरकार के द्वारा एक कार्यकारी संकल्प के द्वारा, और वर्ष 2003 में संसद ने CBC को सांविधिक दर्जा प्रदान किया था। उसके बाद देखते हैं इनमें से एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और 2 से अनधिकृत सतर्कता आयुक्त शामिल होते हैं। बिल्कुल सही है ये। और इनके कार्यकाल की भी यहीं पे बात कर लेते हैं। तो 4 वर्ष और 65 वर्ष, जो पहले पूरा हो।
केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही पदच्युत, तो यहाँ पे राष्ट्रपति के द्वारा इसे पदच्युत किया जा सकता है, जिसमें कि कुछ प्रावधान है, जैसे कि उसे दिवालिया घोषित किया गया हो, या अपने कार्यकाल के दौरान कहीं अन्य लाभ के पद पर हो, या नैतिक चरित्रहीन आदि कुछ आधार हैं। तो यहाँ पे कथन सी हमारा गलत हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान नहीं, बल्कि कुछ विशेष प्रावधान है इसमें, जो कि जनरली सबके लिए होते हैं। उसके बाद सीवीसी को अपने कार्य निष्पादन के संबंध में केंद्र सरकार को, तो यहाँ पे केंद्र सरकार नहीं बल्कि उसे राष्ट्रपति को वह अपने निष्पादन की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। तो यहाँ पे कथन सी ही है, कथन बी है जो कि यहाँ पर सही है। बाकी ए, बी और सी, ए, सी और डी तीनों हमारे यहाँ पर क्या है, गलत। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मंत्री स्तरीय समिति है। भारत अभी इस समिति का सदस्य नहीं है। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय समिति, यह क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के तहत कार्य करने वाला एक निकाय है। अतः कथन एक हमारा क्या है, यहाँ पर सही है। उसके बाद कहता है कि भारत अभी इस समिति का सदस्य नहीं है। तो वर्तमान में भारत इस समिति का सदस्य है और इसमें 24 सदस्य हैं। और IMFC की अगर बैठक की बात करें तो यह वर्ष में 2 बार आयोजित की जाती है। अभी हाल ही में इसे आयोजित किया गया था, जिसमें कि केंद्रीय और कॉर्पोरेट मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अप्रैल 2020 में अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय समिति की बैठक में भाग लिया था। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा केवल 1। आगे देखते हैं 87 को। भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं? तो भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की बात करें तो अनुच्छेद 15, जिसमें धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। उसके बाद अनुच्छेद 16, लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता। उसके बाद अनुच्छेद 19, जो कि वाक और अभिव्यक्ति, सम्मेलन करने आदि की स्वतंत्रता प्रदान करता है। आर्टिकल 29, अल्पसंख्यक वर्गों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण। आर्टिकल 30, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और उनका प्रशासन करने का। उसके बाद अनुच्छेद 14, जो कि विधि की समझ क्षमता, ये भारतीय नागरिकों और विदेशियों को प्राप्त हैं। तो भारतीय नागरिकों को प्राप्त वाले की इनकी हम बात कर चुके हैं, आर्टिकल 15, 16 और 19 और 29 और 30। तो यहाँ पे 87 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, अर्थात कि केवल 2 और 3, क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार ये आर्टिकल 21A के अंतर्गत आता है, जो कि भारतीयों को और विदेशियों को, शत्रु देशों को छोड़कर सभी को क्या है, प्राप्त है। तो दूसरा और तीसरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात 87 का सी। कुछ और प्रावधान देख लेते हैं जो भारतीय नागरिकों और विदेशियों को प्राप्त हैं, जैसे विधि की समझ क्षमता, अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार और कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। उसके बाद आर्टिकल 23, मानव के दुर्व्यापार। आर्टिकल 24, कारखानों में बालों को नियोजन। 25, अंतःकरण की, धर्म की अबाध रूप से आचरण की। और 26, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। 27, कर के संदाय में स्वतंत्रता या छूट। और उसके बाद 28, कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए स्वतंत्रता। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। भारत की नीति के निर्देशक तत्व निर्धारित करते हैं ऐसे लक्ष्य और उद्देश्य जिन्हें समाज को अपनाना चाहिए, ऐसे अधिकार जो व्यक्तियों को मूल अधिकारों के अतिरिक्त प्राप्त होने चाहिए, ऐसी नीतियां जिन्हें सरकार द्वारा अपनाया जाना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1, 2 और 3 तीनों। आगे देखते हैं 89। स्वतंत्र भारत 1947 के प्रथम मंत्रिमंडल के सदस्यों और उनके द्वारा धारित विभागों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम मंत्रिमंडल के सदस्य और धारित विभाग। जवाहरलाल नेहरू, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्रालय और राष्ट्रमंडल संबंध और वैज्ञानिक अनुसंधान। तो पहला कथन तो सही है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, शिक्षा, बिल्कुल सही है। वल्लभ भाई पटेल, सूचना और प्रसारण। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, यह गृह, सूचना और प्रसारण और राज्यों के मामले। उसके बाद
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये खाद्य और कृषि मंत्रालय। सरदार बलदेव सिंह जो कि रक्षा मंत्री, जगजीवन राम जो कि श्रम मंत्री, C.H. भाभा जो कि वाणिज्य मंत्री थे, डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे और परिवहन मंत्रालय। कुछ और देख लेते हैं प्रमुख, जैसे कि रफी अहमद किदवाई संचार मंत्रालय, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर विधि मंत्रालय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग और आपूर्ति मंत्रालय, N.V. गाडगिल कार्य खान और ऊर्जा मंत्रालय, राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्रालय। तो ये कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण थे। तो इसका 89 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी, अर्थात 1, 2 और 3 तीनों यहाँ पर क्या है? सही है। डी इज द राइट आंसर। देखते हैं 90, केंद्रीय सूचना आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। CIC को पहले एक कार्यकारी निकाय के रूप में गठित किया गया और तत्पश्चात इसे सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया। तो यहाँ पे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत इसे 12 अक्टूबर 2005 को केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया गया और सभी केंद्रीय लोक प्राधिकारी आयोग की अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं, सभी केंद्रीय। तो यहाँ पे कथन 1 क्या हो जाएगा हमारा? गलत। उसके बाद देखते हैं, जांच करते समय आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं। कथन 2 हमारा बिल्कुल सही है, सिविल न्यायालय की शक्तियां इसे प्राप्त होती हैं। यह दोषी अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है। तो कथन 3 हमारा गलत है, आयोग दोषी अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा भी कर सकता है, लेकिन स्वयं पहल नहीं कर सकता। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 90 का क्या? ए, अर्थात केवल 2 हमारे यहाँ पर सही है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत स्थापित किया गया। यह आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें कम से कम 2 महिलाओं का सदस्य होना आवश्यक है। तो यहाँ पे जो पहला कथन है हमारा, जो कि कह रहा है कि 2012, तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग भारत सरकार द्वारा बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत एक सांविधिक निकाय है। तो कथन 1 हमारा यहाँ पर क्या है? गलत। उसके बाद यहाँ पर देखिए केवल 1 और 2, ना तो 1 और ना 2, ठीक है, मतलब A और C ये तो एलिमिनेट हो गए। अब देखते हैं B और D में क्या है। उसके बाद कहते हैं कम से कम 2 महिलाओं का होना, ये कथन बिल्कुल सही है। इसमें 6 सदस्य, एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं, जिसमें कम से कम 2 महिलाओं का होना यहाँ पे अनिवार्य होता है। तो कथन 2 हमारा क्या है? सही। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम एवं योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रत्येक परिवार को न्यूनतम 150 दिनों की रोजगार मजदूरी की गारंटी प्रदान करता है। यहाँ पर देखिए कथन 1 जो हमारा कह रहा है 150 दिन, तो यहाँ पे कम से कम प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों के गारंटीड मजदूरी को यहाँ पे गारंटीड किया गया है। तो कथन 1 हमारा क्या है? यहाँ पर गलत है। और मनरेगा की बात करें तो इसे फरवरी 2006 में आरंभ किया गया था और 26 मार्च 2020 को अभी वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो 1.70 लाख करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की गई है। इसी के अंतर्गत 1 अप्रैल को मनरेगा मजदूरी में 20 रुपए की वृद्धि भी की गई थी। तो यहाँ पे सही कथन हमें बताना है, तो 1 तो यहाँ पर गलत है, उसके बाद हमारा सी बचता है। यहाँ पर 2 और 3 यहाँ पर दोनों कथन हमारे क्या है? सही है। तो 92 का सी। निम्नलिखित उद्देश्यों पर विचार कीजिए। उपासना की स्वतंत्रता, राष्ट्र की गरिमा, प्रतिष्ठा की समता, राजनीतिक स्वतंत्रता। भारत के संविधान की उद्देशिका में उपयुक्त में से कौन से उद्देश्य उल्लिखित हैं? आपको बताना है कि इनमें से कौन से उद्देश्य यहाँ पे उल्लिखित हैं। तो उपासना की स्वतंत्रता बिल्कुल सही है। उसके बाद प्रतिष्ठा की समता। तो देखिए उद्देशिका की बात करते हैं। तो यह कहता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति
धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो कथन 2 हमारा क्या है यहाँ पर सही हो जाएगा, 1 और 3, जिसमें की उपासना और प्रतिष्ठा की क्षमता की बात की गई है। तो 93 का हो जाएगा हमारा राइट आंसर कौन सा, बी। आगे देखते हैं 94। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, संविधान संशोधन और उसके परिणाम। 61वां संविधान संशोधन, आयु मतदान की आयु 21 वर्ष। उसके बाद बात करते हैं किसकी, 86वें की, जिसमें कि बालक को शिक्षित करना माता पिता का मूल कर्तव्य। 52वां दल बदल परिवर्तन। तो यहाँ पे 1, 2 और 3 हमारे तीनों सही हैं। इनके वर्ष की बात कर लेते हैं तो 52वां संविधान संशोधन ये होता है 1985 में, 61वां होता है 1988 में और 86वां 2002। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद द्वारा केवल संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से ही मूल अधिकारों को संशोधित किया जा सकता है। मूल अधिकारों में किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए कम से कम आधे से राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन के साथ संसद के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। आपको बताना है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो मूल अधिकारों की बात करें तो यहाँ पर मूल अधिकार अलंघनीय या अपरिवर्तनीय क्या है, नहीं है। संसद इनमें कमी कर सकती है या इन्हें समाप्त कर सकती, परंतु यह संशोधन केवल संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ही किया जा सकता है, न कि साधारण अधिनियम द्वारा। और इसके अतिरिक्त यह संशोधन संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना ही किया जा सकता है। अतः कथन 1 हमारा क्या है यहाँ पर सही है। उसके बाद कथन 2 की बात करते हैं। तो यहाँ पे संशोधन के लिए संविधान के अधिकांश उपबंधों को संशोधन करने के लिए संसद के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, जिसमें हमने पहले भी बात करी थी कि प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत अर्थात 50% से अधिक और प्रत्येक सदन के उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत होना हमारे लिए यहाँ पे अनिवार्य है। और इस विशेष बहुमत से मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संशोधन किया जा सकता है। तो कथन 2 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर गलत, आधे से अधिक राज्यों को विधानमंडलों के समर्थन की आवश्यकता यहाँ पर नहीं पड़ती। तो 95 का राइट आंसर है हमारा कौन सा, ए। आगे देखते हैं 96। निम्नलिखित में से कौन सा रोग माता से भ्रूण में ऊर्ध्वाधर रूप से संचारित हो सकता है। तो यहाँ पर जीका, इबोला, HIV या रूबेला, ये चारों ऊर्ध्वाधर संचरण को प्रदर्शित करने वाले ही रोग हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा क्या, टी। आगे देखते हैं 97। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो यहाँ पे हमारा जो सही कथन है वो है सी, अर्थात प्रधानमंत्री कार्यालय को भी लोकपाल के दायरे में लाया गया है। 97 का सी, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अंतर्गत कुछ विशेष प्रावधान है, जिसमें केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त संस्था की स्थापना की जाती, जिसमें कि 1 सदस्य और अधिकतम 8 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें कि 50 सदस्य नागरिक सेवा से होंगे और प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष इसके सदस्य, लोकसभा में विपक्ष का नेता इसका सदस्य होता है और भारत का मुख्य न्यायाधीश अथवा उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश सदस्य तथा इन सभी द्वारा की गई अनुशंसा के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाने वाला एक विख्यात विधि वेत्ता इसका सदस्य होगा। यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में लाया गया है, परंतु कई विषयों के संबंध में प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे से बाहर रखा गया है और उनके विरुद्ध शिकायतों के निवारण हेतु विशिष्ट प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसलिए कथन सी हमारा यहाँ पर सही है। कथन बी की बात कर लेते हैं।
इसमें लोक सेवकों की भ्रष्ट साधनों द्वारा अर्जित संपत्ति की कुर्की और अधिग्रहण संबंधी प्रावधान, चाहे उनके विरुद्ध अभियोजन की प्रक्रिया लंबित हो, भी शामिल है। इसलिए कथन बी हमारा यहाँ पर क्या है, सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रावधान नहीं है की बात की गई है, लेकिन ऐसा प्रावधान यहाँ पर है। राइट आंसर है 97 का कौन सा, सी। आगे देखते हैं 98। भारत के संविधान में के संदर्भ में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय संबंधी उद्देश्य स्पष्ट रूप से उल्लेखित हैं। तो इनका उल्लेख कहाँ पे मिलता है हमें, तो ये उद्देश्य का और राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में हमें स्पष्टता ये मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, सी। नीति निर्देशक तत्वों की बात कर लें तो अनुच्छेद 38 ये व्याख्या करता है, जिसमें कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, ऐसा प्रावधान यहाँ पर किया गया है। 98 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत सरकार की संसदीय प्रणाली की विशेषता है? संसद की संप्रभुता, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व और संसद का आवधिक विघटन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा केवल 2, अर्थात कि बी, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। आगे देखते हैं 100। लोकतंत्र में अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अधिकार समाज द्वारा मान्यता प्राप्त और विधि द्वारा अनुमोदित व्यक्तियों के उचित दावे होते हैं। अधिकार बहुसंख्यकों के उत्पीड़न से अल्पसंख्यकों की रक्षा होता है। आपको बताना है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो यहाँ पे कथन 1 और कथन 2 हमारे दोनों सही हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।